गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो जीन प्याजे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये सीटेट में एक आपके जीन प्याजे, एक आपके कोहलबर्ग और आपके वाइगॉस्की, ये तीन थ्योरी आज हम करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग जीन प्याजे से करेंगे। टोटल इन थ्योरी से आपके टोटल 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं अकेले ही। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जीन प्याजे ने थ्योरी दी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास। इस साइड आप देख सकते हैं इनके स्टेप्स हैं। 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 और 11 से अबव। और इसके बगल में कॉग्निटिव प्रोसेस है, बच्चे का संज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर बच्चा जन्म ले रहा है और एक बच्चा जब आगे बढ़ रहा है, आज जो उसका संज्ञान है, जो उसके सोचने की क्षमता है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती है। कहने का मतलब है, अगर आप मेच्योरिटी इसको डिफाइन करेंगे, मेच्योरिटी का मीनिंग सिर्फ केवल शारीरिक नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, मानसिक तौर पे मेच्योरिटी आगे बढ़ती है। उसी को कॉग्निटिव प्रोसेस में समझाने की कोशिश करी है जीन प्याजे ने। आइए समझते हैं इसको। देखिए, जो पहला वर्ड है वो मेंटल स्ट्रक्चर है। इसे हिंदी में आप मानसिक संरचना कह सकते हैं। मानसिक संरचना है क्या? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, अपने आसपास जो उसके घट रहा होता है उसे बच्चा ऑब्जर्व करता है। उसी के आधार पर बच्चा अपनी मानसिक संरचना का निर्माण करता है। इसे आप कुल मिला के पूर्व ज्ञान भी कह सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें, छोटा बच्चा है, उसे जन्म से ही क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाते या नहीं सिखाते? ठीक है, वो उसकी मानसिक संरचना है। ठीक है, A to Z किस में आएगा बेटा? मानसिक संरचना में आएगा। कुछ भी जो बच्चा अपने आसपास देख रहा है, वो सही हो या गलत हो, उसकी मानसिक संरचना है। ठीक है, उसके बाद वर्ड आता है स्कीमा। उसका वर्ड आता है बेटा आपका स्कीमा। कहने का मतलब है स्कीमा के बिहाफ पर ही स्कीमा आपका वर्ड आता है स्कीमा। स्कीमा का निर्माण मानसिक संरचना के आधार पर होता है। कहने का मतलब है जैसी मानसिक संरचना होगी वैसा ही आपका स्कीमा होगा। ठीक है बेटा, हमने A to Z कहां सीखा? मेंटल स्ट्रक्चर में सीखा। तो स्कीमा भी मेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार ही होगा। अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर आपका स्कीमा होगा। A to Z हमें आता है ABCD। ठीक है, हमें ABCD आता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्कीमा क्या है बेटा? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। कहने का मतलब ये है A to Z उसने मेंटल स्ट्रक्चर में सीखा। और स्कीमा में क्या सीखा कि A से एप्पल होगा, B से बॉल होगा, C से कैट होगा और D से डॉग होगा। कहने का मतलब है स्कीमा में उसने ये चीजें एडजस्ट कर ली है कि A से सिर्फ एप्पल ही होगा। कुछ आपको नया लग रहा है जब सुनने में, कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, ये उसका स्कीमा है। कहने का मतलब है ये स्कीमा का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा जो अपने आसपास देखता है उसी चीज को डिनोट करके अपने स्कीमा का निर्माण करता है। अगर आप 2 सेकंड क्लास के बच्चे से ये कहिएगा कि A फॉर एप्पल नहीं होता, बच्चा डिनाई कर देगा, कहेगा A फॉर एप्पल होता है। उससे आप बच्चे से कहिएगा A फॉर अप्लाई भी हो सकता है, बच्चा कहेगा नहीं, ओनली A फॉर एप्पल ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने एप्पल देखा है और एप्पल खाया है। तभी आप बच्चे के अल्फाबेट देखेंगे तो उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही लिखा होगा। बी से बास्केटबॉल नहीं लिखा होगा, बच्चा बॉल से खेलता है। बास्केटबॉल से भी खेल सकता है पर वो चीज अलग है। पर बास्केटबॉल एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे के पास ना हो, पर बॉल हर बच्चे के पास है। C फॉर कैट है, कैट उसके आसपास है बेटा। D फॉर डॉग है, डॉग उसके आसपास है। एलिफेंट है, एलिफेंट उसने देख रखा है फॉर फिश। ठीक है बेटा, यही आपका स्कीमा है जहां बच्चा ये मान के चलता है एक वर्ड का मीनिंग एक ही है, इससे यही वर्ड मिलेगा। अगला वर्ड है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा अपने स्कीमा के बेस पर चीजें समझता है, उसका बेस स्कीमा ही है।
अगर उसने ए फॉर एप्पल सीखा है तो एप्पल ही होगा, पर इसमें भी कुछ नया ज्ञान जुड़ता है, पर स्कीमा आधार है। बेस क्या है बेटा? स्कीमा है। कहने का मतलब है बेस इसका स्कीमा है, नई चीजें सीखेगा पर आधार क्या है बेटा? स्कीमा है। ठीक है, जहां बच्चा ए फॉर एप्पल सीख रहा है, बी फॉर बॉल सीख रहा है, सी फॉर कैट सीख रहा है, हमने स्कीमा में पढ़ा। यहां बच्चा ए फॉर अप्लाई भी सीख लेगा, ठीक है ना, बी फॉर बॉल भी सीख लेगा, सी फॉर कैट भी सीख लेगा, ठीक है ना। पर जहां आप बच्चे को बोलेंगे के फॉर काइट, तो बच्चा बोलेगा ठीक है। मान लिया के फॉर काइट भी होता है, के फॉर काइंड भी होता है। क्या होता है बेटा? के फॉर काइंड भी होता है। क्यों? जैसा वर्ड है वैसी प्रोनाउंसिएशन होगी तो हम वैसा वर्ड लिख लेंगे। पर जहां बच्चे से बोलेंगे के फॉर नॉलेज होता है, बच्चा वहां आपसे लड़ जाएगा कि आपने नई चीज क्या पैदा कर दी। नॉलेज साउंड कैसे वर्ड कर रहा है बेटा? यहाँ पे केस साइलेंट है, तो एसिमुलेशन का मतलब यही होता है कि बच्चा नया ज्ञान तो सीखेगा पर उसका बेस होगा स्कीमा। उसको स्कीमा में क्या सिखाया गया था, जैसे प्रोनाउंसिएशन होगी वर्ड वैसे ही स्टार्ट होगा। और एसिमुलेशन में क्या नई चीज आ गई कि के से नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज का प्रोनाउंसिएशन एन से स्टार्ट होता है बेटा। तो एसिमुलेशन में यही डिफरेंस है कि यहाँ बच्चा ये तो मानेगा कि ए से एप्पल भी होगा, ए से अप्लाई भी होगा, के से काइट भी होगा, के से काइंड भी होगा, पर के से नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज किससे स्टार्ट हो रही है बेटा? एन से स्टार्ट हो रही है। बात समझ आ रही है आपके? बच्चा यहाँ पे गलत नहीं है, पर जो उसकी मेच्योरिटी है, जितना उसे सिखाया गया उसके स्कीमा के अकॉर्डिंग, उस चीज से बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है बेटा, अगला स्टेप है अकोमोडेशन। आप समझ गए एसिमुलेशन में क्या है, नया ज्ञान ऐड तो हुआ है पर साइलेंट वर्ड की उसे नॉलेज अभी नहीं हुई है। उसके लिए वही वर्ड ठीक है जो जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वैसा लिखा जा रहा है। चलिए आगे आते हैं बेटा। अगला वर्ड है बेटा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कॉग्निटिव प्रोसेस का सबसे हायर पॉइंट है, जहां बच्चा को आप कह सकते हैं कि बच्चा सब चीज समझने में एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, एसिमुलेशन में भी नया ज्ञान ऐड हो रहा था, एकोमोडेशन में भी नया ज्ञान ऐड होगा, पर एसिमुलेशन में बच्चा स्कीमा में चेंज नहीं कर पा रहा था, एकोमोडेशन में बच्चा अपने स्कीमा में चेंज करेगा। कहने का मतलब ये है स्कीमा में उसने ये पढ़ लिया तक कि जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जैसे होगी वो वर्ड वैसा ही लिखा जाएगा। एसिमुलेशन उसी के बेस पर बना हुआ था, स्कीमा के बिहाफ पर। और अकोमोडेशन ये कह रहा है कि स्कीमा में आपने जो पढ़ा है वो आधा सत्य है, आपको उसमें कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी, उसी के बिहाफ पे आपका अकोमोडेशन तैयार होगा। एसिमुलेशन में नया ज्ञान ऐड हो रहा है, पर अकोमोडेशन में जो नया ज्ञान ऐड हो रहा है वो स्कीमा में आपके चेंज कर रहा है। कहने का मतलब ये है के से क्या होगा बेटा? के से काइट भी होगा, के से क्या होगा बेटा? नॉलेज भी होगा। बात समझ रहे हैं? के क्या है यहां पे नॉलेज में? साइलेंट है। बच्चा कहेगा नहीं, के फॉर काइट भी और के फॉर नॉलेज भी है, एन फॉर नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू एसिमुलेशन। अगर एसिमुलेशन में होता तो वो कहता नॉलेज की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होनी चाहिए, के से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। पर यहां बच्चा क्या कहेगा? के की स्पेलिंग नॉलेज के से ही स्टार्ट हो, नॉलेज की स्पेलिंग के से ही स्टार्ट होगी, एन से नहीं, क्योंकि बच्चे को साइलेंट वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। अकोमोडेशन है, बच्चे ने अपने स्कीमा में चेंज कर लिया है। अगर आप एक दो एग्जांपल और कहेंगे तो सिंपल सी बात है, पी से क्या है बेटा? पेट हो सकता है, ठीक है ना। और यहां बच्चा कहेगा सर पी से साइकोलॉजी भी हो सकता है। और यही चीज जब वर्ड एसिमुलेशन में लिखने के लिए कहा जाएगा बच्चे को साइकोलॉजी, बच्चा क्या कहेगा? सर ये साइकोलॉजी नहीं है, फाइकोलॉजी है। कहने का मतलब यह है कि बी वो साइलेंट नहीं मानेगा कि बी का भी प्रोनाउंसिएशन करिए, क्योंकि बच्चे ने स्कीमा में यही पढ़ा है। वो ये कहेगा साइकोलॉजी की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि पी से। होपफुली आपको बात समझ गई आ गई होगी। अगर आपको एक चीज और इसमें एग्जांपल देखना है अलग से, तो बेटा मेंटल स्ट्रक्चर में आप इस चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चे को कहा गया था गाय का दूध सबसे अच्छा है, बच्चे को कहा गया गाय का दूध सबसे अच्छा है, बच्चे ने स्कीमा में मान लिया कि गाय कैसी होती है, ठीक है। और बच्चा जब एसिमुलेशन में आता है तो गाय जैसी आकृति की कोई सा भी पशु देखता है कि वो भैंसा भी देखेगा या बैल भी देखेगा तो कहेगा ये भी गाय है, ये भी दूध देती है। बच्चे की नई नॉलेज ऐड तो हो रही है, पर बच्चा क्या कह रहा है कि आकृति के बिहाफ पर वो सबको गाय गाय कह रहा है। पर अकोमोडेशन में बच्चा गाय और भैंस में अंतर करने लग जाएगा, गाय और भैंसे में अंतर करने लग जाएगा कि हाँ भाई सबका दूध अच्छा है, गाय
के अलावा और भी जानवर दूध देते हैं। इसमें और एग्जांपल आपको लेने हैं तो आप कह सकते हैं कुत्ते का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर में बेटा अपने आसपास कुत्ता देखता है, ठीक है ना, कुत्ते को भौंकते हुए देख रहा है, ठीक है ना, उसे कुत्ते ने काट लिया, उसे कुत्ते ने काट लिया, उसका स्कीमा बन गया कि कुत्ता एक हिंसक जानवर है, ठीक है, कुत्ता एक हिंसक जानवर है, ठीक है ना। एसिमिलेशन में बच्चा देखता है कि कुत्ता है, कुत्ते से रिलेटेड बकरी देखेगा, वो कुत्ता और बकरी जैसे दिखते हैं बेटा, ठीक है ना, वो बकरी से भी डरेगा, कहेगा ये भले ही बकरी हो पर ये भी क्या बेटा हिंसक जानवर है। पर अकोमोडेशन में आता है तो समझ जाएगा कि बकरी हिंसक नहीं हो सकती क्योंकि वो शाकाहारी जानवर, पर कुत्ता हिंसक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नहीं बेटा, एक पॉइंट रह रहा है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं, या आपको समझना है समझ लीजिए, ठीक है बेटा। ये एक ऐसी सिचुएशन है इक्विलिब्रेशन, जब बच्चा एक परिस्थिति में एक फंस जाता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम में बच्चा फंस गया, उस प्रॉब्लम में बच्चा फंस गया, ठीक है ना, एक नई चुनौती का सामना कर रहा है, उस प्रॉब्लम में बच्चा फंस गया, उस कंडीशन से बच्चा निकलने के लिए क्या करे। देखिए अगर उसके थॉट्स ऐसे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एसिमुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है और अकोमोडेशन का पालन नहीं करना, तो बच्चा एसिमुलेशन में है। अगर बच्चा कहता है नहीं मुझे अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना है, तो बच्चा अकोमोडेशन में। मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई, मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्कीमा है, एसिमुलेशन है और अकोमोडेशन है, ठीक है ना भाई। उसके फादर का कोई पार्टनर रहा होगा जो वकील है, लॉयर है, ठीक है। बच्चे के मेंटल स्ट्रक्चर में ये बात चलती थी हमेशा, हमेशा घर में उसके आसपास कि सारे वकील चोर होते हैं, सारे वकील चोर होते हैं, तुम्हारे पापा को धोखा दिया, सारे वकील चोर है, वकील चोर है, वकील चोर है। उसका स्कीमा बन गया कि सारे वकील चोर होते हैं। उसका स्कीमा क्या बन गया बेटा, सारे वकील चोर होते हैं, ठीक है ना। असिमुलेशन में उसे क्या नया पता चलेगा कि वकील तो चोर होते हैं, पर जो जितने भी जज होते हैं पहले वो वकील होते हैं, इसलिए सारे जज भी चोर होते हैं, ठीक है बेटा। आप एक कंडीशन के सामने ऐसे आई कि उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, उससे कहा जाता है कि आप कोर्ट केस करो। क्या करो, कोर्ट केस करो। बच्चा अगर ये कहता है कि मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सारे वकील चोर होते हैं और जज उससे बड़े चोर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो एसिमुलेशन में है। इसका मतलब क्या है बेटा, वो एसिमुलेशन में है। अगर बच्चा ये कहता है नहीं वकील सारे चोर नहीं होते और जज बिल्कुल भी चोर नहीं होते, वो क्या है बेटा, अकोमोडेशन में है। किसमें बेटा, अकोमोडेशन में। दोनों में ये फर्क है, ठीक है बेटा। कोई डाउट आपको? आप इस टॉपिक को खत्म करके इनकी थ्योरी पर बढ़ते हैं। बेटा जीन पियाजे की थ्योरी है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए। दूसरों के बच्चों पर रिसर्च करने के लिए आपको दुनिया मना करेगी, पर खुद के बच्चों पर रिसर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर रिसर्च करी और अपने पत्नी के सहयोग से उन्होंने रिसर्च को करा, और जो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस जीन पियाजे ने बताई है उसे पहले अपने बच्चों पे ऑब्जर्व करा, उसके बाद उसको थ्योरी में कन्वर्ट करा है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है, इतना आपको पता ही होगा। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है बेटा सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना, हिंदी में इसे इंद्रियागामक अवस्था भी कहते हैं, बाकी आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि अवस्थाएं बहुत सारी बन जाती है, हिंदी का शब्दकोश इतना बड़ा है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें बच्चा अपनी चीजों को ऑब्जर्व करके, छूकर, चखकर, मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा चीजों को परखता है, देखता है और जानता है। कहने का मतलब है अगर उसे एप्पल मीठा खिलाया जाएगा तो एप्पल उसके लिए बेटा मीठा है। क्या है बेटा, उसके लिए एप्पल मीठा है। उसके ज्ञान का आधार, उसकी इस उम्र में ज्ञान इंद्रिया ही उसके ज्ञान का आधार है बेटा, ठीक है। एक एक करके आप समझते हैं, ये कीवर्ड्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या इनका मतलब है, हम आगे उसको सही से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ठीक है। पहली है बेटा बच्चों के ज्ञान का, उनकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, हमें इस बारे में पता ही है बेटा। यहीं से उनकी मानसिक संरचना का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। देखिए बचपन में आपने जो चीज देखी है, सुनी है, वही आपके लिए एक उम्र तक
परमानेंट लर्निंग के तौर पे साथ रहती है, ऑलमोस्ट परमानेंट आपके साथ रहती है। कहने का मतलब यह है, बचपन में आपको कुत्ते ने काट लिया तो आप एक उम्र तक कुत्तों से डरेंगे ही डरेंगे, ठीक है ना। आपने कोई फल खाया है, सेब खाया है, मीठा सेब आपको बचपन में खिलाया गया है, तो एप्पल आपके लिए मीठा ही रहेगा। वो एक टाइम बाद अगर आप खट्टा एप्पल खाइएगा तो आप कहेगा एप्पल खट्टा भी हो सकता है, परंतु मानसिक संरचना आपकी क्या बनी रहेगी, एप्पल क्या होता है बेटा, मीठा ही होता है। ठीक है बेटा। बच्चे बेटा गतिक क्रिया द्वारा व्यवहार करते हैं बेटा। गतिक क्रिया का मतलब होता है बेटा बिहेव लाइक ए मोटर एक्टिविटी थॉट थ्रू टू मोटर एक्टिविटी। कहने का मतलब यह है, बच्चे कोई भी कार्य करेंगे तो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, ठीक है। हाथ पैर हिलाते वो हर एक्टिविटी को करते हैं। अगर बच्चा रोता भी है तो बेटा तब भी वो हाथ पैर हिलाता है। बच्चा ज्यादा खुश होता है तब भी वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है, ठीक है। बच्चों की सहज क्रिया प्रयास क्रियाएं बदल जाती है। कहने का मतलब यह है बेटा, बच्चे के हाथ पैर हिलाना उसकी सहज क्रिया, वो उसको करेगा ही करेगा। उसके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये मैं किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसका एग्जाम्पल ये है, छोटा बच्चा अगर पेन पकड़ेगा, उसके हाथ में कोई सामान देंगे तो उस पेन को कलाई के सहारे पकड़ेगा। किसके सहारे बेटा, कलाई के सहारे पकड़ेगा। और कलाई से पकड़ते 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 जिस बच्चा पेन को एंड में से पकड़ते 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 बच्चा उस पेन को ऐसे पकड़ना सीख जाएगा। कहने का मतलब यह है बेटा, सहज क्रिया किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, प्रयास क्रिया में। और प्रयास क्रिया किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, परफेक्ट उसे बना रही है कि पेन कैसे चलाया जाता है। ठीक है बेटा। यहां पे बेटा अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति बेटा, अनुकरण। अनुकरण बच्चे अपने बड़ों का करते हैं। बड़ों का अनुकरण करने का मतलब ये नहीं कि बेटा कि बच्चों की तरह बच्चे बड़ों की तरह बिल्कुल व्यवहार करने लग जाएंगे। अनुकरण करने का मतलब ये है, जैसे दादी बात करते करते खांसने लगती है तो बच्चा उसमें दादी की खांसने की नकल कर सकता है। ठीक है बेटा। जैसे पापा उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो बच्चा वैसे भी अंगड़ाई करते हुए दिखा सकता है। ठीक है। अनुकरण करने का मतलब यहां पर ये नहीं कि बड़ों से चलना चालू कर देगा, चलना उसके लिए पॉसिबल है नहीं अभी 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो भाई जब 15-16 महीने का बच्चा होगा, 12-14 महीने का बच्चा कम से कम, तब वो चल पाएगा। बात समझ आ रही है बेटा। दादी की तरह खांसना, पापा की तरह उठना, पापा जैसे बोलते हैं बच्चा वैसे चिल्लाएगा, मतलब साफ तो बोल नहीं पाएगा, जैसे पापा चिल्लाते वैसे चिल्लाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है। अगला बेटा, इस उम्र में बेटा बच्चों में वस्तु स्थायित्व का भी ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब ये बेटा, जब बच्चा 8 महीने तक का होता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब है बेटा, मम्मी को टीवी देखना है, बच्चा रिमोट से खेल रहा है, या बच्चा मम्मी के फोन से खेल रहा है। मम्मी उसके हाथ से फोन छीनेगी और कहेगी, यूं फेंक के कहेगी, पीछे रख लेगी कि फोन चिड़िया ले गई या बिल्ली ले गई। बच्चा मायूसी बड़ी आवाज से कहेगा, हाँ ले गई होगी। यही बच्चा जब 8 महीने से ज्यादा का हो जाता है, ठीक है ना, आप कहेंगे रिमोट छीन के कि रिमोट बिल्ली या चिड़िया ले गई। बच्चा 9 महीने से ज्यादा का है, बच्चा पीछे मुड़ के जाएगा, कहेगा वो बिल्ली चिड़िया आप ही हो। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज ले जाए। ठीक है बेटा। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे को कब हो जाता है, 8 महीने के बाद हो जाता है, और 8 महीने से पहले नहीं होता। दोनों इसी स्टेज की विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे हो जाता है, हाँ हो जाता है, और किस महीने तक नहीं रहता, तो 8 महीने तक नहीं रहता। इसको आता है अगली स्टेज है बेटा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को बेटा हम 2 बातों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। प्री कॉन्सेप्ट स्टेज, ठीक है बेटा। प्री कॉन्सेप्ट स्टेज ये 2 से 4 महीने की है और 2 से 4 साल की है बेटा। देखिए बेटा, इसमें बच्चे बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। किसके बेटा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का मतलब बच्चे, बहुत बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने के लिए। नई नई आंखें भगवान ने दी हुई होती है बेटा। 2 साल का बच्चा घर से ही बाहर निकलने लग जाता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, और चीजों को ऑब्जर्व करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस उम्र में। कहने की बात यह है कि जीन पियाजे ने भी बच्चों को नन्हे मनोवैज्ञानिक कहा है। ठीक है। और जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चों में होगी ही होगी। ठीक है ना। जहां जिज्ञासा है वहीं जानकारी होगी, जहां जिज्ञासा है वहीं नॉलेज होगी। ठीक है ना। जीवन में जिसके क्वेश्चन मार्क नहीं है
वो कुछ भी नहीं जान सकूंगा। ठीक है, तो बच्चे हर चीज में हमें प्रश्न पूछते हैं, क्यों, क्या, कैसे। अगर बच्चा मम्मी की गोदी में मेट्रो में बैठा हुआ है तो बच्चा ये पूछता है कि मम्मी मेट्रो कौन चलाती है, तो मम्मी कहती है कि मेट्रो ड्राइवर चलाता है। तो बच्चा पूछेगा मम्मी से, ड्राइवर मेट्रो कैसे चलाता है, तो मम्मी कहेगी बच्चे से कि ड्राइवर मेट्रो बिजली से चलाता है। तो बच्चा यहां तक भी पूछ सकता है कि मम्मी ये बिजली कहां से आती है। इस कंडीशन में मम्मी को जवाब ऐसा देना है कि बच्चे से सेटिस्फाइड हो जाए, ना कि बच्चे को डांट के ये नहीं कहना तेरे पापा तुझे घर पे बताएंगे। ऐसे बच्चे की जिज्ञासा मरती है बेटा। जहां बच्चे की जिज्ञासा मर गई, वही बच्चा जब स्कूल जाएगा तो क्वेश्चन पूछने से डरेगा और अक्सर अपने क्लासमेट से ही कहेगा मुझे ये समझ नहीं आया, सर से तू पूछ ले। बात समझ आ रही है बेटा? बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमें नहीं मारना, बच्चे की जिज्ञासा को हमेशा हमें जगाना है और ऐसे शांत करना जिससे बच्चों को एक सेटिस्फाइड जवाब मिले। ठीक है, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार। ये नहीं कि आप बताने लग जाएंगे बिजली यहां से बनती है, वहां से आती है, कोयला, पानी, बच्चा नहीं समझेगा बेटा। ठीक है, अगला है बेटा, इस अवस्था को खोज अवस्था भी कहा जाता है बेटा, डिस्कवरी एज। कहने का मतलब ये है बच्चे चीजों को बहुत ज्यादा खोल कर देखना पसंद करते हैं, चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं। ठीक है, तो खोज अवस्था इसलिए। ये वर्ड अच्छा है बेटा, देखिए, ईगो सेंटरिज्म। क्या बेटा? ईगो सेंटरिज्म। ईगो सेंटरिज्म का मतलब ये रहता है कि बच्चे अपनी आंखों से ही जो देखना चाहते हैं वही देखना पसंद करते हैं। मतलब दुनिया मेरे चश्मे के अकॉर्डिंग ही रहेगी। कहने का मतलब ये है, ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, ये दोनों पति पत्नी इसलिए कि मैं पैदा हुआ इसलिए, इनका रिश्ता मेरी वजह से है, मैं इनकी वजह से नहीं। मैं सोता हूं तो मेरे साथ चांद भी सोता है, मैं उठता हूं तो मेरे साथ सूरज भी उठता है। कहने का मतलब ये, दुनिया में कोई भी चीज चल रही है वो मेरे अकॉर्डिंग ही चल रही है, मेरे लिए ही चल रही है। इसे ही ईगो सेंट्रिज्म कहा गया है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, बच्चे जीववाद, जीव एनिमिज्म का मतलब ये होता है, बच्चे जीववाद का मतलब बच्चा निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा है और हर एक लाइन से एक आंसर आपको देना ही पड़ेगा। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आपने ये तीनों थ्योरी कर ली, 8 से 9 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ठीक है, एनिमिज्म पे आते हैं, जीववाद। बेटा, निर्जीव वस्तु में जीवन समझना। आपने ऑब्जर्व करा होगा, और आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, वो 3 साल का है, 2.5 साल का है, अगर वो किसी गेट से टकरा जाता है, कुर्सी से टकरा जाता है, तो उसे मार देता है। किसने मुझे मारा, अब मैं इसे मारूंगा। बाद में तकलीफ उसे ही होती है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? एनिमिज्म यही है, निर्जीव चीजों में उसे जीवन नजर आता है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुर्सी नहीं रोती, बाद में बच्चा ही रोता है। ठीक है बेटा, एक यहां पे आप वर्ड देख रहे हैं, साइन एंड सिग्नल। ठीक है ना बेटा? देखिए, बच्चा संकेत और चिन्हों का प्रयोग करने लगता है, इस उम्र का बच्चा। कहने का मतलब है बेटा, बच्चा अगर कहीं तिरंगे को दिखेगा, झंडे को दिखेगा, तो तुरंत ही उस पर रिस्पॉन्स ये करेगा कि मेरा भारत महान, या फिर जय हिंद। बच्चा संकेत और चिन्हों को समझता है जो उसके आगे सिंबॉलिक चल रहे हैं, और उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया वो देगा ही देगा। ठीक है बेटा, इस स्टेज का सेकंड स्टेप जो है वो इंट्यूटिव स्टेज है। ये 4 से 4 साल, 4 से 7 साल। ठीक है, 4 से बेटा 7 साल। ठीक है, देखिए, इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज को एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर जानता है, एक ही मेरिट के बिहाफ पर जानता है, उसे एक ही चीज की विशेषता पता होती है। कहने का मतलब है, पेड़ इसलिए है जो हमें फल देता है केवल। पेड़ हमें क्यों क्या देता है बेटा? हमें फल देता है। ठीक है, बात समझ आ रही हो? एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं सोच सकता, एक से ज्यादा मेरिट पे वो नहीं सोच सकता। जहां बच्चा एक से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोच पा रहा, उसके अंदर किसका ज्ञान नहीं है बेटा? विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं है। पेड़ क्या देता है सिर्फ बेटा? फल देता है। ठीक है, नदी क्या देती है हमें? पानी देती है। बात समझ आ रही है बेटा? उसका जवाब यही होगा, एक ही विशेषता वो बता पाएगा। ठीक है, सेकंड में आप इसमें देख सकते हैं डेटा, एक होता है पलटन।
रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बच्चा खोलने में बड़ी अपनी क्यूरियोसिटी दिखाता है। उसके हाथ में रिमोट दोगे, बेटा बैटरी बैटरी निकाल देगा, उसको खोल देगा। खिलौना दोगे, उसे खोल देगा, पर उसे बंद नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है? उसे बंद नहीं कर पाएगा। मतलब चीजों को खोलना तो उसे पसंद है, परंतु उसे बंद करना नहीं आ रहा। तो उसके अंदर पलटन का ज्ञान नहीं होता। जैसी चीज है उसे दोबारा वैसे रूप में वो परिवर्तित नहीं कर पा रहा। तीसरा वर्ड है बेटा, तीसरा आपकी तीसरा स्टेज आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप समझ गए ना? सेकंड सेकंड जो स्टेज थी बेटा, उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड करता। प्री ऑपरेशन स्टेज को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, 2 से 4 आपका प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और सेकंड आपका इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम तीसरी स्टेज पे। ठीक है, आपको पता है इसे कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है ना? और हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। खतरनाक नाम है। ठीक है ना? मूर्त की जगह कई जगह ठोस भी लिखा होता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में याद करेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। ये बेटा 7 से 11 है। इस इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है, बच्चा इसमें लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते बेटा? लॉजिकल थिंकिंग, मूर्त चिंतन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, मूर्त और अमूर्त में बहुत फर्क होता है। मूर्त वो है, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मूर्त चिंतन बच्चा क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। वो अलग टॉपिक है, मूर्त अमूर्त के बारे में आराम से बताऊंगा, पर अभी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है बेटा, कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? वो भी लॉजिकल थिंकिंग मूर्त। ठीक है बेटा, बच्चे को किसका ज्ञान नहीं होता बेटा? हमने पढ़ा था अभी इंट्यूटिव स्टेज में, जो ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें बच्चे को हमने पढ़ा था कि बच्चे को विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं होता, पर उसे यहां पे विकेंद्रीकरण का ज्ञान हो जाएगा। कहां हो जाएगा बेटा? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं होता, इससे पहले वाली स्टेज है उसमें नहीं होता, उसमें बच्चा सिर्फ एक ही विशेषता बता पाता है। पर विकेंद्रीकरण का ज्ञान जब बच्चे को हो जाता है तो बच्चा यहां पे पेड़ की एक विशेषता नहीं बताएगा, यहां पे बच्चा पेड़ की अनेकों विशेषता बता सकता है। कैसे? पेड़ मूर्त है, आप समझ रहे हैं मूर्त का मतलब क्या होता है? ठीक है, पेड़ फल देता है, बात समझ आई। पेड़ से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? पेड़ से हम दवाइयां भी बना सकते हैं। ठीक है, पेड़ सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है ना? पेड़ पर्यावरण को साफ रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है बेटा, ये जवाब कौन देगा? बच्चे जवाब देंगे। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को यहां तक बेटा? ठीक है, अगले पे आते हैं। एक वर्ड हमने पलटन पढ़ा था। ठीक है ना? बच्चों के यहाँ पे किसका ज्ञान हो जाता है बेटा? पलटन का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, किसका ज्ञान बेटा? पलटन का। और चीजें बच्चा कहां खोलना सीख जाता है? इंट्यूटिव स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीजों को खोलना सीख जाता है, परंतु बंद करना नहीं सीख पाता। बंद करना कहां सीखता है बेटा? बंद करना यहां पे सीखता है। पलटन का ज्ञान हो जाता है। जैसा दोगे खोल खाल के, वैसा ही बंद करके भी आपको लौटा देगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई बेटा? अगला है बेटा, बच्चों को संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान का मतलब यह है बेटा कि किसी भी चीज को बच्चा एक ही बिहाव पर पहले गिन सकता था। ठीक है, अगर मम्मी उसे रोटी खाने को देती है, क्या खाने को देती है बेटा? मम्मी उसे रोटी खाने को देती है, तो रोटी बच्चा गिन के खाता है। इंट्यूटिव स्टेज में बच्चा गिन के खाता है, ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 में बच्चा क्या करता है बेटा? उसको गिन के खाता है। ठीक है ना? मम्मी से वो आता है कि मम्मी मुझे आज भूख नहीं है। ठीक है ना? मैं 2 रोटी नहीं खा पाऊंगा, मैंने कुछ खा लिया था। ठीक है, इस कंडीशन में मम्मी ये कहती है कि इसे मैं एक ही रोटी तो खिलाऊंगी, पर आटा जितना 2 रोटी में लगता है उतना आटा मैं एक रोटी में ही मिला दूंगी। ठीक है, बच्चे को खाने में दिक्कत हो रही है, पर बच्चा क्या कॉन्सेप्ट बच्चे का बना हुआ है? रोटी तो एक ही दी मम्मी ने मेरे कहने पे, पर रोटी मोटी है, बच्चा उस चीज को समझ नहीं पा रहा। बात समझ आ रही है? पर बच्चा उस चीज को यहां पर समझ लेगा। संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा। कहेगा मम्मी मैंने आपसे एक रोटी मांगी थी, आपने एक रोटी तो दी, पर आटा आपने 2 रोटी का मिला के मुझे दे दिया, अब मैं आधी रोटी खाऊंगा, आधी छोड़ूंगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? यहाँ है बच्चों क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? सीक्वेंस से चीजों को रखने का भी ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जिस चीज को जैसे रखना है, जैसे आपने कहा है चीजों को लंबाई के हिसाब से रखो या मोटाई के हिसाब से रखो, बच्चा मोटाई या लंबाई दोनों के हिसाब से रखने में क्या है बेटा? सक्षम है। जैसे आप उसे क्लासिफाई करने को कहोगे, बच्चा वैसे करेगा, वॉल्यूम के आधार पर भी, एरिया के आधार पर भी। बात समझ आ रही है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? वजन के हिसाब से करना हो, लंबाई के हिसाब से करना हो बेटा,
ठीक है, क्या कहते हैं, आयतन के हिसाब से करना हो, जैसे भी क्लासीफाई करने के कहेंगे, सीक्वेंस में रखने के कहेंगे, बच्चे यहां पे रख सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर आ जाते हैं बेटा, इसे अमूर्त चिंतन भी कह सकते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी क्या विशेषता होगी, आपको पता ही है बच्चों को अमूर्त चिंतन क्या हो जाता है बेटा, प्रारंभ हो जाता है, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है बेटा, हमारी गैसेस एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, और क्या क्या बेटा, स्वतंत्रता क्या कहते हैं, जो चीजें हमें दिखती नहीं है जिसे हम फील कर सकते हैं, वो क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। जैसे स्वतंत्रता की कोई बात कर रहा है, आजादी की कोई बात कर रहा है, ठीक है, आजादी क्या है, दिखती है आपको नहीं ना, पर फील तो करते हैं ना बेटा। हाँ भैया, आपको एक कमरे में मन कर दिया जाए, आप क्या कहोगे, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, आजादी दिख रही है नहीं ना, तो बच्चा उस चीज को समझता है। एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बच्चा कहां समझता है, इस स्टेज में बच्चा समझता है। ठीक है बेटा, साथ साथ बच्चे बेटा दूसरों के व्यवहारों की समीक्षा भी करने लगते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ बुरा है, पहले कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा था, कौन मेरे साथ पहले बुरा कर रहा था, अब इनका बिहेवियर मेरे लिए क्यों चेंज हो गया, अब इनका बिहेवियर आगे जाके कैसा हो सकता है। कहने का मतलब है बच्चे दूसरों के व्यवहार की पूरा समीक्षा करके अपना निष्कर्ष देने में एप्लीकेबल है कि दूसरे का व्यवहार कैसे कैसे बदलता है। ठीक है बेटा, अगला बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें डेवलप होती है, वो आदमी किसी भी चीज को एक एंगल से नहीं सोचता। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो इंसान की मेरिट से ज्यादा आपको डीमेरिट पर ध्यान देना पड़ता है। बात समझ रहे हैं, खूबी से ज्यादा कमी को देखना पड़ता है और कमी से ज्यादा खूबी को देखना पड़ता है, मतलब हमें हर पहलू को देखना है। ठीक है, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो एक चीज पे तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग चीजों के साथ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कई कई एंगल देखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है बच्चा एक एंगल से ना सोचकर कितने एंगल से सोच रहा है, अनेक एंगलों से यहां पर सोचता है। बच्चे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, सीखे हुए ज्ञान का क्या करते हैं बेटा, अंतरण करने लगते हैं। जो यहाँ पे सीखा उसे कहीं और अप्लाई कर दो, जो वहां पे सीखा उसे कहीं और अप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये बेटा, बच्चे समझ जाता है कि फिजिक्स के मैथ के फॉर्मूला फिजिक्स में भी काम आते हैं। बात समझ रहे हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, चीजों को कोरिलेटेड करते हुए पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, कोरिलेटेड करते हुए चीजों को देखना अच्छा लगता है। बच्चों को आप कैसी भी प्रॉब्लम दे दीजिए, बच्चे उसका समाधान कर सकते हैं, उसमें बच्चा निपुण हो चुका है। ठीक है बेटा, ये थ्योरी के चारों स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, जीन पेजे क्या कहना चाहते हैं, आप इस चीज को समझना जरूरी है बेटा। निष्कर्ष से भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछला पेपर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जीन पेज ने सबसे अच्छी बात कही है, जो मुझे भी बहुत, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, कि बच्चे विकास की अवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो सेकंड स्टेप में पहुंच जाएगा, नहीं, जो 0 से 2 साल का पूरा प्रोसेस है, बच्चा हर चीज को करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासा दिखती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल में चीजों को वो खोल रहा है। ठीक है ना, और कॉन्क्रीट वो क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीजों को वो क्या कर पा रहा है बेटा, चीजों को बंद कर पा रहा है, और अमूर्त में चीजों को वो सही से अमूर्त चिंतन की ओर वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब है एक पूरा प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा, बच्चे को शिक्षा उनके संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार दी जानी चाहिए। बिल्कुल जीन पियाजे ने सही बात कही है, यहाँ पे जीन पियाजे मिच्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, मिच्योरिटी केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। कहने का मतलब ये है, 7 से 11 वाले के बच्चे में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, उसका आधार क्या हो बेटा, मूर्त संक्रियात्मक हो, मतलब चीजें कॉन्क्रीट हो। ठीक है ना, जो दिखती हो उसी के बारे में पढ़ाया जाए। बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना, माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो अमूर्त चीजों का भी समझ सकता है। अमूर्त का ज्ञान कब देना चाहिए बेटा, जब बच्चा 11 साल का हो जाए, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तब उन्हें आप अमूर्त कॉन्सेप्ट समझाइए। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा। ठीक है बच्चे, वाइगॉस्की को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए वाइगॉस्की ने जो थ्योरी दी है, वो सोशल कल्चर अप्रोच दी है। क्या दी है बेटा, सोशल कल्चर अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ठीक है ना, आइए पढ़ते इसमें क्या है। देखिए पहले जीन पेज ने 3 वर्ड दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की देयर आर 3 मेन फैक्टर अफेक्टिंग चिल्ड्रंस लर्निंग। ठीक है बेटा, वो 3 फैक्टर क्या क्या है बेटा, देखिए पहला है सोशल इंटरेक्शन। क्या है बेटा, पहला है सोशल इंटरेक्शन। मेरा इंटरेक्शन कहां गया,
पहला वर्ड क्या है बेटा? सोशल इंटरेक्शन, सेकंड कल्चर, और तीसरा बेटा लैंग्वेज। देखिए, सोशल इंटरेक्शन जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन का मतलब बच्चे के लिए अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की समाज का मतलब यहाँ पे सिर्फ उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं। तो कहने का मतलब है जैसा बच्चा जिस परिवेश में है उसे वैसा ही परिवेश में रहना है। कहने का मतलब है उस परिवेश में बच्चों की बच्चा जो है उसके माँ बाप की संस्कृति एक होगी बेटा, रिलीजन एक होगा, मैक्सिमम तो एक ही होगा ना, ठीक है ना। एक आध कोई हो, चाचा चाची भाग गया हो, बात अलग है, ठीक है। रीति रिवाज एक होंगे। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन में उसका दायरा क्या है बेटा? बहुत ज्यादा सीमित है। बच्चा एक परिवार में है, ठीक है। और कल्चर में जब बच्चा आता है, जब बच्चा कहां पे आता है बेटा? कल्चर में आता है। यहाँ पे उसका दायरा बड़ा हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन में सिर्फ उसका परिवार होता है। क्या बेटा? सिर्फ परिवार है। सिंपल सी बात है, परिवार आपको एक ही धर्म का मिलेगा, एक ही रीति रिवाज का मिलेगा, ठीक है ना। जब बच्चा कल्चर में आता है, कहने का मतलब कल्चर में बच्चा जब आएगा तो अलग अलग पृष्ठभूमि के यहाँ से बच्चे मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे यहाँ मिलेंगे। इसका मतलब बच्चा कहाँ जा पा रहा है? या तो स्कूल जा पा रहा है, ठीक है, या बच्चा बाहर घर से निकल चुका है, ठीक है। तो बच्चा कहाँ ज्यादा एक्सप्लोर होगा? अपने परिवार में या कल्चर में? सिंपल सी बात है बेटा, कल्चर में। सोशल इंटरेक्शन में परिवार में से परिवार के लोग ही मिल रहे हैं ना। सोशल इंटरेक्शन किससे हो रहा है? केवल परिवार से। और कल्चर में किससे हो रहा है बेटा? स्कूल जा रहा है या फिर बाहर जा रहा है, किसी धार्मिक स्थल भी जा सकता है बेटा पढ़ने लिखने, ठीक है ना। वहां पे भी थोड़े अलग अलग समाज के लोग मिल सकते हैं, समाज से अलग अलग कल्चर के लोग मिल सकते हैं बेटा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। और वहां पे किसका इस्तेमाल करेगा बेटा? लैंग्वेज का। किसका इस्तेमाल करेगा बेटा? लैंग्वेज का। सोशल इंटरेक्शन में लैंग्वेज का इस्तेमाल कम होगा या ज्यादा होगा बेटा? कम होगा। क्यों? बच्चा यहाँ पे बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अपनी वो भावना ही यहाँ पे व्यक्त कर सकता है, अपने विचार नहीं। भावनाओं का मतलब मुझे भूख लगी है, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो हंस के दिखा देगा, भूख लगी तो रो के दिखा देगा बेटा। पापा करेगा, मामा करेगा, बस ज्यादा कोई वर्ड वो बोल अभी नहीं सकता, ठीक है। दायरा भी उसका बहुत ज्यादा छोटा है। कल्चर में बेटा जब बच्चा आएगा तो सिंपल सी बात है कि बच्चे के पास एक शब्दकोश तो होगा ही। बच्चे भावनाओं के साथ अपने को विचार भी कुछ प्रकट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे अलग अलग कल्चरों से मिलेगा, उनके रीति रिवाज को जानेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है, बच्चा एक परिवार का है, अगर हिंदू परिवार से है तो यहाँ पे सबको राम राम बोलना ही सीखेगा। वो जानेगा दुनिया में एक ही भगवान, सिर्फ राम। जब कल्चर में आएगा बेटा तो उसे समझ आएगा, नहीं, राम राम सिर्फ हिंदुओं को बोला जाता है, ठीक है ना। मुस्लिम समाज को अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है, ठीक है बेटा। अगर सिख है तो उसे सत श्री अकाल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे और भी रिलीजन है और भी कल्चर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? और भाषा का इस्तेमाल कहाँ होगा बेटा? भाषा का इस्तेमाल तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, कल्चर में भी होगा। पर लैंग्वेज जो एक्सप्लोर करने का काम करेगा, कहने का मतलब है जब बच्चा अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलेगा तो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज दूसरों तक पहुंचाएगा, दूसरों की प्राइमरी लैंग्वेज खुद भी समझेगा। कहने का मतलब ये है बेटा, कभी भी आपको लैंग्वेज की बाउंडेशन आपको कभी रोकती नहीं है, अगर आप बचपन से ही मल्टी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो। सिंपल सी बात है, हम दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको इतना मल्टीलिंगुआ वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बट अगर आप साउथ इंडिया की साइड जाएंगे तो प्राइमरी लेवल पे आपको बच्चे 3 या 4 भाषा बोलते हुए, समझते हुए दिख जाएंगे। समझने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लुएंसी बोलेंगे सब समझ जाएंगे, वो मोटा मोटा वो समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। बात समझ आ रही है? अगर आप तमिलनाडु के स्कूलों में जाएंगे, तमिल उसकी भाषा है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। इंग्लिश उसे पढ़ाई जा रही है। आसपास उसके स्कूल में 2 4 लड़के तो ऐसे होंगे जो हिंदी हिंदी भाषा ही होंगे, होंगे या नहीं होंगे बेटा? तमिल हिंदी आ गए यहाँ पे, इंग्लिश उसे पढ़ा ही रहे बेटा। एक आध बच्चा, 2 4 बच्चे बेटा पड़ोसी राज्यों के भी हो सकते हैं, तेलुगु या मलयालम बोलते हुए। बच्चा कुछ हद तक तेलुगु या मलयालम भी समझता होगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो यही 3 चीजें जीन पियाजे ओ सॉरी वाइगॉस्की ने कहा है जो बच्चे की लर्निंग में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इसे अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो चलिए इसे मैं और आसान करके आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे अन्य लोगों, सहकर्मी समूह मतलब बेटा अन्य लोगों का मतलब परिवार ही लीजिएगा, परिवार के लोगों, रिश्तेदार आदि के साथ बातचीत का प्रयास करते हैं। इंटरेक्शन किससे हो रहा है बेटा? परिवार से ही हो रहा है।
कल्चर का दायरा क्या है बेटा? सीमित है, क्योंकि एक ही कल्चर के, एक ही घर के और एक ही परिवार के, एक ही खानदान के लोग ये है बेटा। ठीक है। सेकंड है बेटा कल्चर। यहाँ बच्चे बेटा अलग अलग संस्कृति के बच्चों के साथ अंतरक्रिया करते हैं और उनकी संस्कृति को अपनाते तथा समझते हैं बेटा। बात समझे? ये तो हमारी धरोहर है। हमारी धरोहर क्या है बेटा? भारत क्या है बेटा? विभिन्न संस्कृति का तो देश है। ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अलग अलग संस्कृति के लोगों से समझ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, समझ रहा है कि हाँ भाई हमें और भी धर्म का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना? अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। ये चीज बच्चा कहाँ सीखेगा बेटा? कल्चर में सीखेगा। बात समझ आ रही? ज्यादा एक्सप्लोर कहाँ हो रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? कल्चर में। ठीक है बेटा। जहां बच्चा सामाजिक संपर्क में कहाँ है? सिर्फ परिवार में। यहाँ बच्चा कहाँ है बेटा? बाहर आ चुका है। ठीक है। इंटरेक्शन में हेल्प क्या करेगी? भाषा ही करेगी ना। ठीक है ना बेटा? बात समझ आ रही है? इंटरेक्शन में मदद कौन करेगा? अंतःक्रिया में मदद क्या करेगी? भाषा ही तो करेगी बेटा। अब आइए लैंग्वेज। ठीक है बेटा। भाई बच्चा स्कूल में जा रहा है, आ रहा है। ठीक है ना? संचार का माध्यम क्या होगा बेटा? कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होगा? उसकी मदर टंग या उसकी प्राथमिक भाषा, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है। ठीक है। बच्चा दूसरे को भी प्राइमरी लैंग्वेज समझाएगा और दूसरे की वो खुद भी समझने की कोशिश करेगा। ठीक है। बच्चा मल्टी लैंग्वेज बनेगा नहीं बनेगा बेटा ऐसे? और प्राइमरी से आप जैसा सिखाओगे बच्चा वैसा ही आगे बढ़ता है। ठीक है। तीनों वर्ड समझ आ गए बेटा आपको? ज्यादा एक्सप्लोर कहाँ होगा? कल्चर में। ठीक है ना? इंटरेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? समाज से। सोशल इंटरेक्शन पहला स्टेप है। सेकंड कल्चर, तीसरा क्या बेटा? भाषा। ठीक है। अगर आपसे पूछे वाइगोस्की के अप्रोच के अनुसार बच्चे पहला प्रभाव किस पे पड़ता है, तो पहला प्रभाव है समाज का, दूसरा कल्चर का, तीसरा भाषा का। ऐसा नहीं कि भाषा ऊपर दो नहीं होगी, पर होगी, पर उनकी फ्लुएंसी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी। सामाजिक इंटरेक्शन में भाषा क्या है बेटा? दायरा बहुत सीमित रहेगा। बच्चा सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएगा, ज्यादा नहीं बोल पाएगा। सेकंड में थोड़ा बोल सकता है, पर थर्ड में सबसे ज्यादा बच्चा बोलने में सक्षम है, क्योंकि अपनी प्राइमरी लैंग्वेज दूसरे तक पहुंचा रहा है, दूसरे की प्राइमरी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश वो कर रहा है। ठीक है बेटा। अब इनके जेडपीडी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, जो ये बेटा ये जोन है ना, ये जो आप जोन देख रहे हो, इसे आप कहिए ZAD। क्या कहेंगे बेटा? ZAD। ठीक है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहने का मतलब है बेटा, बच्चा जो जान रहा है उसको कहते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। ZAD और ZPD में जमीन आसमान का फर्क है। पहले आप ZAD को समझिए, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना? इसमें एग्जांपल हम किसका ले? चलिए अब इसमें एग्जांपल लेते हैं A to Z का। बच्चा अल्फाबेट कहां सीख रहा है बेटा? यहीं सीख रहा है। यहीं सीख रहा है, नहीं सीख रहा? ठीक है बेटा। A to Z। ठीक है। यहां पे बच्चे ने सेकेंडरी लैंग्वेज सीखी अंग्रेजी। ठीक है बेटा। जब बच्चा इस जोन से बाहर निकलता है, यहां पे उसे लैंग्वेज आती है, ABCD उसने सीख ली है। ठीक है। बच्चा यहां पर आ गया। क्या आ गया बेटा? बच्चा यहां पर आ गया, तो यहां पर उसका असली खेला होगा। ठीक है। यही जोन क्या है बेटा? ZPD है। क्या है जोन बेटा? यही ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। यहां पे उस पर सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बेटा? सवाल। उससे कहा गया रात को क्या कहते हैं। रात उसकी क्या है बेटा? मदर टंग है। ठीक है। हिंदी क्या उसकी? मदर टंग है। उसको ट्रांसलेट किसमें करने को कहा गया? सेकेंडरी लैंग्वेज जो उसने यहां पर सीखी है। ठीक है। A to Z उसे अल्फाबेट आते हैं और कुछ शब्दकोश भी सिखाया गया है। ठीक है बेटा। उसे रात कहा गया। रात को बच्चे ने क्या हिंदी में नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट कहते हैं। ठीक है। सवाल ये था। दूसरा सवाल था बेटा, मनोविज्ञान को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बच्चा इसमें फंस गया। बच्चा इसमें फंस गया। ठीक है ना? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का खेल उसके साथ यहीं पे भी हो गया, क्योंकि उसने सीखा पर इतना उसने अभी नहीं सीखा कि वो साइलेंट वर्ड का उसे ज्ञान हो।
ठीक है ना। बच्चा कभी एस से स्पेलिंग चालू करे, बच्चा कभी सी से स्पेलिंग चालू करे, वो पी से चालू कर ही नहीं पा रहा। ठीक है बेटा, ये काम उसने बिना किसी के प्रयास, क्या कहते हैं, बिना किसी सहायता के करा था, नाइट लिखना, क्योंकि नाइट जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, नाइट जैसा बोला जाता है बेटा वैसे ही लिखा जाता है। बच्चा पर यहां पर फंस गया। ठीक है ना, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना, परंतु ना वो एस से स्टार्ट हो रही, ना बच्चा सी से स्टार्ट हो रहा, बच्चा गलत जवाब दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चा हार जब मान लेता है, जब बच्चे को समझ नहीं आता, जब बच्चा प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो वो देखता है एम के ओ की ओर। एम के ओ, उसका एक दोस्त है एम के ओ, वो उसे याद करता है, बच्चा उसे याद कर रहा है एम के ओ को, मोर नॉलेजेबल पर्सन ओ अदर्स, सॉरी, जो एक ज्यादा ज्ञान रखता है। ठीक है, बच्चा जब उसे ढूंढता है, उसे बुलाता है, वो हेल्प करने के लिए आता है। जब वो इसकी हेल्प कर देता है और कह देता है बेटा मनोविज्ञान की स्पेलिंग ना एस से चालू होती, ना सी से चालू होती है पी से चालू, इसे कहते हैं साइलेंट वर्ड का खेला। इसने इंग्लिश का कर रखा है बेड़ा गर्क। ठीक है बेटा, वो साइकोलॉजी लिखकर चला जाता है, कहने का मतलब है वो इसकी मदद करके चला गया, टेम्परली मदद। ठीक है ना, टेम्परली मदद करके चला गया। कहता है ये तुमने सीख लिया, अब अगला वर्ड तुम्हें अपनी मेहनत से ही करना है, मैंने तुम्हें समझा दिया। ईमानदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी लिख के बताओ। बात समझ आ रही है बेटा? ये इस बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंट वर्ड का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है बच्चे को। ये टेम्परली हेल्प होती है, परमानेंट हेल्प नहीं होती। परमानेंट हेल्प वो होती है जो आपको हर सवाल में आपकी मदद करे। एक सवाल का समाधान दे दिया, अगला आप खुद ही निकालो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है उसका क्लू दे दिया, उसकी की आगे चीज आप खुद ही सॉल्व करो। बात समझ आ रही है बेटा? जेडएडी, जेडपीडी। जेडपीडी वो अवस्था है जब बच्चा अपने सामर्थ्य से, अपने प्रयास से जो चीज कर पा रहा है, और जब नहीं कर पा रहा, उसे किसी अदर की जरूरत है, उसके बीच की कंडीशन क्या है बेटा? जेडपीडी। जो उसकी मदद करने आएगा एम के ओ होगा, वो उसकी मदद कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, आप आसानी से आप चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है ना, जब कोई सहपाठी, शिक्षक या अन्य कोई सदस्य जो हमें अधिगम में क्या करे बेटा? अस्थायी सहायता प्रदान करे। ये नहीं कि परमानेंट आपके लिए खड़ा ही रहे, एक बार बता दिया फिर मैं जा रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट आपको खुद ही करना है। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, क्लू दे दिया, वो फिर जा रहा है, ये ऐसे होगा। बात समझ आई? उसके आगे का मुझे नहीं पता, आपको खुद ही करना है। इसे अस्थायी सहायता कहेंगे, यानी परमानेंट आपके लिए ही खड़ा रहे। आप कॉपी लेके उसके आगे जब मर्जी पहुंचो, सर जी आप ये बताओ, सर जी आप बताओ, सर जी आप ये बताओ, नहीं, उसे कहेंगे परमानेंट हेल्प। ठीक है, बात समझिए? सर ने एक बार बता दे, दोबारा नहीं बताएंगे, इस बार एक बार में ही सही से समझ लो। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हें ही करना है, या फिर कोई क्लू या फिर कोई संकेत दे दे कि चीज ऐसे ऐसे होगी, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा के देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या बेटा? परमानेंट लर्निंग। एक बार समझा दिया, अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होना, खुद ही करो, वो स्कैप फोल्डिंग है। बात समझ आ रही है बेटा? टेम्परली हेल्प है। ठीक है बेटा, एमकेओ। एमकेओ पर्सन कौन होगा? जो ज्यादा उससे ज्ञान रखता हो। ठीक है ना, वो हेल्प कर पाएगा तो स्कैप फोल्डिंग है। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? लिख लीजिए एमकेओ क्या है। ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ हो, विशिष्ट ज्ञान हो। विशिष्ट ज्ञान का मतलब यह है स्पेसिफिक नॉलेज। भाई मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, मैं उसको थोड़ी बुलाऊंगा जो मैथ का ज्ञानी हो, जो इंग्लिश का ज्ञानी हो उसे तो बुलाया जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है ना बेटा, एमक्यू वही होगा जो विशिष्ट ज्ञान रखता हो और ज्यादा अधिक ज्ञान रखता हो, वही तो हमारी मदद कर पाएगा बेटा। ठीक है ना, जब हमारी मदद कर देगा तो स्कैप फोल्डिंग में वो चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है बेटा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना, जब विकास के क्षेत्र को एक शिक्षार्थी बिना सहायता के कर सकता है, मैंने बताया था बेटा, नेट लिख लिया था उसने। ठीक है, और एक शिक्षार्थी व्यस्त मार्गदर्शन मार्गदर्शक के साथ या अधिक सक्षम साथी के साथ सहयोग से क्या कर सकता है के बीच की जगह के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या कर सकता है अपने सामर्थ्य से और क्या नहीं कर सकता, बीच की कंडीशन क्या है बेटा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बात समझ आई? खुद कर पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा
तो MKO आएगा, MKO मदद कर रहा है तो स्कैप फोल्डिंग है, ठीक है ना। और दोनों बीच की स्थिति है वो ZPD है। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आप इनकी लैंग्वेज पे बात करते हैं। वाइगोस्की ने लैंग्वेज के लिए क्या कहा है? इन्होंने देयर 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, उन्होंने 3 स्टेजेस की बात करी है। किसकी बेटा? 3 स्टेजेस की बात करी है। पहली है बेटा एक्सटर्नल सोशल स्पीच। एक्सटर्नल सोशल स्पीच से आप क्या सोच रहे हैं? जो आप सोच रहे हैं इसका वो आंसर है ही नहीं। सोशल स्पीच आप ये सोच रहे हैं जो मोदी जी देते हैं, भाषण देते हैं खड़े होकर, ये वो सोशल स्पीच नहीं है बेटा। यहां पे तो बच्चा भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करता, यहां बच्चा भावनाओं की भाषा का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है बच्चे को भूख लगी है, निर्भर किस पर है बेटा? माँ बाप पर। माँ बाप क्या है? समाज का तो हिस्सा है। प्राइमरी स्टेज तो माँ बाप ही है समाज की बेटा, उसके लिए लाने वाले तो वही है। तो भूख लगी है तो बच्चा क्या कहेगा? रोएगा कि मुझे खाना दो। बात समझ आ रही है बेटा? यही बच्चा किसी की गोदी में है, कोई बाहर का पर्सन आया है, बच्चा पहले उसे घूरेगा किसने मुझे गोदी में ले लिया है। बेटा 6 महीने का बच्चा घर वालों में और बाहर वालों में अंतर करना सीख जाता है। अगर वो बाहर वालों से पसंद नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चा रोएगा। और उसी वक्त उसका कोई चाचा या मामा या फिर घर का कोई नहीं उसे गोदी में ले लेगा तो बच्चा एक स्माइल देगा। बात समझ आ रही है बेटा? बच्चा अपनी जरूरतें बता रहा है अपनी भावनाओं के सहारे, ठीक है। यही बच्चा अगर ज्यादा खुश है तो हंसता है, पर जब बहुत ज्यादा खुश है तो हाथ पैर हिलाते हुए हंसता है। बात समझ आ रही है बेटा? सोशल स्पीच वही है जहां बच्चा अपना दुख सुख क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं अपनी भावनाओं की भाषा से। ध्यान रखना बेटा, रोना भाषा विकास की पहली अवस्था है, ठीक है ना। भाषा का मतलब वो नहीं जिसे वो बोलते हैं, भाषा सांकेतिक भी होती है, साइन लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। इंटरनल सोशल स्पीच समझ गए? वो स्पीच नहीं जो मोदी जी देते हैं, जो हम दे रहे हैं समाज में, वो स्पीच नहीं। जो बच्चा, एक छोटा बच्चा जो रोकर हंसकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, ठीक है। सेकंड बेटा प्राइवेट स्पीच। क्या है बेटा? प्राइवेट, निजी भाषा। देखिए प्राइवेसी का सबका अधिकार है बेटा, ठीक है। इसे हिंदी में वाक्य ही कहेंगे मेरे ख्याल से। देखिए प्राइवेसी बच्चों की भी होती है और इतने छोटे बच्चों की भी होती है। ये आप ऑब्जर्व 2-4 साल के बच्चे के में कर सकते हैं, ठीक है ना। या 5 साल के बच्चे को भी देख सकते हैं आप ऐसे कि बच्चा किसी काम में लगा हुआ है, ठीक है ना। काम का मतलब वो नहीं जो पापा का काम करेगा, काम का मतलब वो चीज है अपने खिलौने से खेलना, ठीक है ना, मम्मी के फोन से खेलना, ठीक है ना, किसी भी रिमोट को खोलना चालू कर देना। जब बच्चा किसी काम में लगा रहता है ना, तो वो खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। वो जो बातें कर रहा है ना, उसका ध्यान केंद्रित कर रही है, वो बड़बड़ा रहा है। और बड़बड़ाना एक लैंग्वेज ही है उसके लिए उस टाइम। बात समझ आ रही है? बड़बड़ा रहा है, कुछ बोले जा रहा है, खुद को सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है, उस चीज को पूरा खोल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लगा हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? निजी भाषा। क्या कहेंगे बेटा? निजी भाषा। जब बच्चा स्वयं को खुद डायरेक्शन दे रहा है बोलकर, आपको समझ ना आए पर माँ तो समझ ही लेगी। बात समझ रहे? वो भी डेवलपमेंट का पार्ट ही है। तो वाई क्वेश्चन से क्या कहा बेटा? प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तीसरा बेटा बेटा इनर स्पीच। यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो इनर स्पीच को पता नहीं कैसे कैसे समझा देते हैं, अलग अलग चीज के बारे में बताने लगते हैं, ठीक है ना। देखिए इनर स्पीच जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ये चीज तब देखी जाती है। इसे आप आराम से समझिए इनर स्पीच है क्या। देखिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना, सौर मंडल चैप्टर एक पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बच्चे, एक टीचर 40 के 40 बच्चों से इंटरेक्शन तो नहीं कर सकता, पॉसिबल तो है नहीं बेटा 35-40 मिनट की क्लास में। कुछ बच्चों से प्रश्न नहीं पूछ पाता, परंतु पढ़ तो वो भी रहे हैं ना, और बोल भी नहीं रहे। तो इसका कहने का मतलब यह है बच्चा कुछ ना कुछ इमेजिन तो अपने माइंड में कर रहा है, जो उसके सामने बोर्ड पे चल रहा है उसका सिंबॉलिक चित्र कहां बना रहा है? माइंड में बना रहा है ना। तो उसको ही इनर लैंग्वेज कहते हैं, कि दिमाग में एक चित्रण बन जाना जब कोई टीचर बोलता है, जब कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब यह है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, छोटा बच्चा है, पुलिस आ रही है उसके इलाके में, पुलिस उसके इलाके में आ रही है, तो कहने का मतलब तो ये नहीं है कि बच्चा पुलिस आ रही है तो बच्चा कुछ रिएक्शन नहीं देगा। बच्चे के माइंड में एक चित्र बन चुका है पुलिस आ रही है, इसका मतलब आसपास कोई लड़ाई झगड़ा
हुआ है, कुछ ना कुछ बवाल हुआ है, इसलिए पुलिस आ रही है। चित्रण कहाँ हुआ बेटा? उसके माइंड में हुआ। सिंपल सी बात है, बच्चा एम्बुलेंस क्या कहते हैं, बच्चा एम्बुलेंस की आवाज को समझता है, ठीक है ना। बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है और एम्बुलेंस पीछे से, एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है कि पीछे एम्बुलेंस है, ठीक है ना। तो पापा अगर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो बच्चा खुद ही बोलेगा पापा डायरेक्शन दे दो, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे दो। बात समझ आ रही? क्योंकि उसके माइंड में ये चित्र बन चुका है, एम्बुलेंस है तो अंदर कोई इमरजेंसी वाला केस ही होगा, कोई इमरजेंसी पर्सन होगा ही होगा। ठीक है बेटा। अगर आपको एक और एग्जांपल लेना है बेटा, सिंपल सी बात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसके इलाके में आ रही है। अगर बच्चा घर की छत पे बैठा हुआ है, फायर ब्रिगेड वो देख रहा है आते हुए, तो बच्चे के माइंड में दिमाग में इन्हें चित्रण बन जाएगा कहीं आसपास आग लगी होगी, तभी फायर ब्रिगेड आई है। कहने का मतलब समझ रहे हैं बेटा? इनर जो लैंग्वेज है वो माइंड में एक चित्रण का निर्माण कर देती है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर सामने हो तो। बात समझ आ रही है? या बच्चा कुछ सीख रहा है, कोई समझ रहा है, कोई सामने कुछ चल रहा है, तो उसके माइंड में कोई ना कोई इमेज बन रही होती है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता बेटा? चलिए, इसे और आसानी समझने के लिए आप लिख भी सकते हैं जो आपको बताया है। आप एज का कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, ठीक है ना, या लिखना है रहने दो, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एज पे कोई फोकस करा नहीं है वाइगोस्की ने। ये पहला है बेटा। दूसरा, इस पे क्वेश्चन बेटा पिछले साल भी आया था, ध्यान से इसको। प्राइवेट स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्शन बेटा, ठीक है बेटा, सेल्फ टॉक, सेल्फ डायरेक्शन।